हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आदित्य साइंस कंसेप्ट। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। जी हाँ, आज हम लोग पूरी तरीक़ा से पढ़ेंगे अपने हार्ट के बारे में, यानी कि अपने हृदय के बारे में कि हमारा हृदय कहाँ अवस्थित होता है, हृदय किस आकार का होता है, हृदय का हमारे शरीर में क्या कार्य है, उनके क्या फंक्शन है। इन तमाम चीज़ों की चर्चाएँ बच्चा आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चा पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए अपने हार्ट के बारे में पूरी तरीक़ा से समझने के लिए। होपफुली कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था कि ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात कि हमारे शरीर में ये एक ऐसा पदार्थ है जो हर जगह सभी पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करने में सहायता करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह हर पदार्थों का परिवहन करता है। अगर ये ब्लड हमारे शरीर में ना हो तो हमारी मृत्यु तय है। तो ब्लड के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरी तरीक़ा से समझा था। ब्लड वेसल्स एक ऐसी वाहिका होती है बच्चा कि जिसके थ्रू ब्लड बहता है, जिससे होकर ब्लड का प्रवाह होता है, तो उसी को हम कहते हैं कि ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स भी 3 तरह के होते हैं, जिसमें हमने आर्टरीज के बारे में समझा, वेन्स के बारे में समझा और साथ ही साथ कैपिलरीज के बारे में हम लोगों ने समझा था। होपफुली कि आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा। फिर भी अगर आप बच्चा नहीं अटेंड किए हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जाकर जो आपका ह्यूमन ट्रांसपोर्ट का जो लेक्चर प्रोवाइड कराए गए हैं, उनको सबसे पहले देखें और उसके बाद ही आज के लेक्चर को अटेंड करेंगे। तो होपफुली कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना देर किए हुए। आप पेन पेपर लेकर अपना नोट स्वयं तैयार करें बच्चा। बात समझ गए? चलिए आइए। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में हमें पढ़ना है बच्चा। तो सबसे पहले समझो कि ये ह्यूमन हार्ट यानी कि हार्ट है क्या? देखो, हृदय जो है, जैसे आपने देखा कि ब्लड के बारे में हमने पढ़ा। ब्लड का कार्य क्या था? ब्लड का कार्य था कि हर पदार्थ का हर कोशिकाओं तक पदार्थों का परिवहन कर देना। यानी कि जैसे अगर हम फूड का पाचन किए, जैसे हमने फूड ग्रहण किया, उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद उसका अवशोषण हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन किसमें होते हैं? ब्लड में होते हैं। यानी कि वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स थे, जो फूड में मौजूद थे, न्यूट्रिएंट्स, जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इन सभी चीज़ों का अवशोषण ब्लड के द्वारा कर लिया जाता है। यानी कि ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो कहता है कि भाई सब के सब मेरे पास आ जा, हम में आकर मिल जा, हम सभी को तुम्हारे अपने-अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचा देंगे। तो ब्लड का यही कार्य था कि सभी पदार्थों को अपने अंदर ले लेना और लेकर सभी जगहों तक पहुँचा देना। ये ब्लड का कार्य था। हमारे शरीर शरीर में ब्लड वेसल्स भी मौजूद थे। ब्लड वेसल्स का क्या कार्य था कि वो एक स्मूथ रास्ता प्रदान करता है ताकि ब्लड स्मूथली पास आउट हो जाए, यानी कि गुजर जाए। ये ब्लड वेसल्स का कार्य होता है। और ब्लड वेसल्स के साथ-साथ अब हमें पढ़ना, ब्लड वेसल्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट का कार्य क्या है? तो बच्चा, हार्ट का कार्य है ब्लड को पंप करना। ब्लड का पंप करना ही हार्ट का कार्य होता है। अगर ये हमारे शरीर में हार्ट ना हो, देखो बच्चा, हमारे शरीर में सभी ऑर्गन्स का अपना-अपना महत्व है। उनमें से अगर किसी की भी अनुपस्थिति हो जाए तो शायद हमारी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि कुछ ऐसे हमारे ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के अंदर, अगर उनकी अनुपस्थिति हो गई तो मरना तय है। और वो भी ऑर्गन्स केवल एक ही है तभी। जैसे हमारे शरीर में 2 आँख है। आँख के रहने और नहीं रहने से कोई फ़र्क पड़ने वाला हमारे शरीर में नहीं, हमारे शरीर को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर बात करें फेफड़ा की, तो फेफड़ा पेयर में 1 है, संख्या में 2 है, किडनी भी संख्या में 2 है। तो जो संख्या में 2 होते हैं, अगर 1 खराब हो गया तो 1 के माध्यम से हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर केवल 1 ही है। हमारे शरीर के अंदर केवल 1 ही है। जैसे कि आप देख लो, क्या है? आप कहोगे कि हार्ट है सर, हमारे शरीर के अंदर 1 ही हार्ट है। अब ऐसा नहीं है, जैसे एक मूवी में गाना है कि
काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते हमारे सीने में। बच्चा, एक दिल तुम्हारे पास तो सँभल नहीं रहा है, एक दिल को लेकर घूम फिर रहे हो, हर लड़कियों को बाँटते हुए चल रहे हो। अपने दिल को तो पूरी तरीक़ा से कारखाना बना के रखा है। अगर 2 दिल होता तो तुम तो और भी तबाही मचा देते। क्या हमने सही कहा या नहीं? तो बच्चा आ जाओ अपने टॉपिक पर। यानी कि कोई भी अगर अंग हमारे शरीर में संख्या में 1 है, तो उनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु तय है। तो हार्ट की भी संख्या हमारे शरीर में केवल 1 ही होता है। अगर ये हार्ट फंक्शन करना बंद हो जाए या हमारे शरीर से ये हार्ट हमारे शरीर में अगर हार्ट नहीं होता, हृदय नहीं होते, तो हमारे शरीर में ब्लड रहते हुए भी ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, ब्लड का प्रवाह नहीं हो पाता, ब्लड एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित नहीं हो पाते, तो हमारी मृत्यु तय है। तो इस वजह से हार्ट हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं। अगर ये है, तभी हम भी हैं। अगर ये नहीं है, तो हम भी नहीं होंगे। बात समझ गए? तो हार्ट बच्चा एक हमारा पंपिंग ऑर्गन्स होता है, यानी कि ये एक प्रकार का हमारे शरीर का मोटर है। हमारे शरीर का एक मोटर की तरह ये कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अपने घर में आप पानी को निकालने के लिए भूमि से या पानी को छत पर चढ़ाने के लिए टंकी में पहुँचाने के लिए आपके पास एक मोटर लगा हुआ होता है। उस मोटर को जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो मोटर क्या करता है, पानी को ऊपर चढ़ा देता है या भूमि से पानी को बाहर निकाल लेता है। तो ये मोटर का कार्य है कि पानी को बाहर निकालना या ऊपर उठा देना। तो ये पंप कर रहा है, पानी को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है यानी पुश कर रहा है। एक जगह से क्या कर रहा है, दूसरे जगह उसको धक्का दे रहा है या पुल कर रहा है, उसको खींच रहा है। यही होते हैं मोटर का कार्य। तो जस्ट लाइक अगर समझा जाए, तो हृदय भी बच्चा हमारे शरीर में एक मोटर की तरह कार्य करता है। ये पुल और पुश का कार्य करता है, यानी खींचता है और उसको पंप करता है, खींचता है और पंप करता है। ये किसका कार्य है? तो आप कहेंगे हृदय का कार्य है। बात समझ गए? तो अभी तक हमने आपको बताया कि हृदय हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है और इसका कार्य क्या है? तो ब्लड को पंप कर देना, यानी कि ब्लड जो है सभी ऑर्गन्स से अपने पास बुलाता है, यानी फेफड़ा से पास बुलाता है। अब फेफड़ा से क्यों? अभी फेफड़ा वगैरह मत समझो, बस इतनी समझो कि बॉडी ऑर्गन से अपने पास लाता है और सभी बॉडी ऑर्गन्स के पास अपना या कोशिकाओं के पास अपने ब्लड्स को भेज देता है, तो ये पंप करता है। बात समझ गए? चलिए, अब आते हैं हृदय के कुछ पॉइंट के बारे में। पहले हम लोग हृदय के बारे में समझेंगे कि उसके क्या-क्या पॉइंट्स हैं, फिर हम लोग उसके कार्य फंक्शन को समझ लेंगे। आइए, अगर हम हृदय की बात करते हैं, देखो, हार्ट जो है एक हमारा मांसपेशीय अंग है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा मांसपेशीय अंग है। मांसपेशीय अंग होता है। अब मांसपेशीय अंग यानी कि मस्कुलर ऑर्गन्स है। मस्कुलर ऑर्गन है, ऑर्गन्स नहीं है, एक ही है दिल हमारे शरीर में। मस्कुलर ऑर्गन कहने का मतलब है कि ये केवल मांस का बना हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार की हड्डियां नहीं उपस्थित होती है। ये पूरी तरीका से मसल्स का बना हुआ है, इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये एक मसल्स ऑर्गन है। ये क्या है? एक मसल्स ऑर्गन है, मांसपेशीय ऊतक है। पहली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इसका लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन कहने का मतलब है कि ये कहाँ पर अवस्थित होता है। ये हमारे शरीर में कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में। और दोनों फेफड़ों के बीच में कहाँ पर? तो आप कह सकते हैं कि जो थोरैसिक कैविटी है, यानी कि वक्ष गुहा है, उसमें जो उपस्थित लंग्स है, उन्हीं लंग्स के बीच में ये दबा हुआ है, ये अवस्थित है। अब थोरैसिक कैविटी क्या हो? देखो, हमारे शरीर में कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। और हमारे शरीर में 3 तरह के कैविटी पाए जाते हैं। एक हमने बताया कि पेल्विक कैविटी होता है, एक हमने बताया है एब्डोमिनल कैविटी होता है और एक होता है थोरैसिक कैविटी।
तो जैसे अगर ये किसी का शरीर है, अगर ये किसी का शरीर है, देखो ये जो है पूरा का पूरा ये खाली जगह जो है कैविटी है। कैविटी कहने का मतलब है बच्चा गुहा। क्या है? गुहा, यानी खाली जगह होता है। अब यही जो है, ये जितना जो आपको खाली जगह देख रहा है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। ऊपर वाला जो सेक्शन होता है, ये वाला जो अगर हम सेक्शन की बात करें तो ये सेक्शन होता है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी को हम कहते हैं वक्ष गुहा। वक्ष गुहा कहते हैं। और इसके नीचे होता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन कैविटी, तो ये एब्डोमिनल कैविटी हो गया बच्चा। और यहाँ पर नीचे में होता है हमारा पेल्विक कैविटी। यहाँ पर पेल्विक कैविटी है, जहाँ पर हमारे अवस्थित होते हैं जननांग, यानी कि प्रजनन करने वाले अंग जहाँ पर मौजूद होते हैं, उसी को हम कहते हैं पेल्विक कैविटी। और एब्डोमिनल जो कैविटी होता है, जहाँ पर हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि छोटी आंत हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ये सभी के सभी ऑर्गन्स अवस्थित होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। और थोरैसिक कैविटी में हमारा स्थित होता है, यहाँ पर हमारा फेफड़ा और साथ ही साथ आप कहेंगे कि हृदय। तो यहीं पर बच्चा लंग्स भी है, यहीं पर लंग्स भी है, और यहीं पर हमारा हार्ट भी अवस्थित है। यहीं पर हमारा हार्ट भी अवस्थित है। तो कभी भी अगर आपसे पूछ दे कि हार्ट का लोकेशन कहाँ पर है, हमारे शरीर के अंदर हृदय, दिल की स्थान कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे कि ये हमारा थोरैसिक कैविटी में होता है। अब थोरैसिक कैविटी को हम बोलते हैं वक्ष गुहा, तो वक्ष गुहा लिख देते हैं। वक्ष गुहा में अवस्थित होता है। और वक्ष गुहा में भी किसके बीच होता है, तो दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ी बाईं ओर, थोड़ी बाईं ओर, यानी कि जो फेफड़ा है वो हमारा लेफ्ट साइड में रहता है। ये देखो बायोलॉजी में जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो जो हमारा राइट हैंड है बायोलॉजी के अनुसार राइट होता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो बायोलॉजी के अनुसार लेफ्ट होता है। जबकि केमिस्ट्री में अपोजिट होते हैं। केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे तो राइट हैंड लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट हैंड राइट बन जाता है। तो दोनों में, दोनों जो सब्जेक्ट में अंतर होता है ये डायरेक्शन का। तो यहाँ पर जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम लोग राइट हैंड को समझते हैं राइट ही है और लेफ्ट हैंड को समझते हैं लेफ्ट ही है। तो हमारा जो हृदय है वो बिल्कुल बाईं ओर लेफ्ट हैंड की ओर, यानी कि 2/3 जो है लेफ्ट की ओर शिफ्ट रहता है, यानी हल्की बाईं ओर शिफ्ट रहता है, इस अवस्थित रहता है। तो लोकेशन क्या आपको क्लियर हो गया? ये सारे के सारे चीज़ों को हम आपको दिखाएँगे फिगर में भी कि कहाँ पर इसका लोकेशन होता है। पहले तो ये सारी चीज़ को समझेंगे। तो होपफुली कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब इसको हम रफ करते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। आइए, अब आता है, देखो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर में सबसे पहले बनता है। यानी कि जब कोई महिला, जब प्रेगनेंसी होती है उनकी, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, जब वो गर्भ धारण करते हैं कोई महिला, तो उनमें सबसे पहले, यानी कि जो शिशु बनता है, शिशु के बनने का जो सबसे पहला अंग होता है वो हृदय ही होता है। यानी कि किसी भी मनुष्य का अगर शरीर बना है, अगर वो गर्भ में आया है, कोई भी बच्चा अगर गर्भ में आ रहा है, या कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट हो रही है, तो प्रेग्नेंट होने के तीसरे सप्ताह में, कौन से सप्ताह में? तीसरे सप्ताह में सबसे पहले हमारा हार्ट ही बनता है। सबसे पहले हमारे दिल ही बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन
इसको पूरी तरीका से लिख रहे हैं, गर्भ में बनने वाले सबसे पहले ऑर्गन, गर्भ में बनने वाला सबसे पहला अंग होता है, सबसे पहला अंग होता है। बात क्लियर हुआ कि ये अंग जो है हमारे शरीर का सबसे पहले बनने वाला अंग है, यानी कि जब हम लोग गर्भ में थे, हम लोग जैसे ही इस दुनिया में आने वाले थे तो आने से पहले गर्भ में थे, माँ के गर्भ में थे। माँ के गर्भ में हम लोगों का सबसे पहले कौन सा ऑर्गन निर्माण हुआ था, तो हृदय बना था। क्या बना था? हृदय। और कौन से वीक में बन गए थे? तो ध्यान रखिएगा कि थर्ड सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में हमारा हृदय बनना स्टार्ट हो जाता है, हृदय बन जाता है। और ये हृदय जो है धड़कना कब शुरू होता है हमारे शरीर में, यानी कि गर्भ में जो हृदय बन जाता है तो ये हृदय धड़केगा भी तो, यानी कि सबसे पहले ये चौथे सप्ताह में धड़कना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि चौथे सप्ताह से, फोर्थ सप्ताह से, फोर्थ सप्ताह से धड़कना शुरू हो जाता है। क्या इतनी पॉइंट क्लियर है? क्या इतनी पॉइंट क्लियर है? हमने जो आपको बताया, क्या इतनी पॉइंट क्लियर है? अभी तक हमने क्या बताया कि ये मांसपेशीय अंग होते हैं और ये वक्ष गुहा में अवस्थित दो फेफड़ों के बीच में हल्की बाईं ओर रहते हैं। गर्भ में बनने वाला ये पहला अंग है और ये चौथे सप्ताह में इनका धड़कना भी स्टार्ट हो जाता है, यानी दिल धड़कना कब स्टार्ट हो जाता है? चौथे सप्ताह में। अब इसके वजन भी पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे बच्चा, कि पूछा जाता है कि जो हृदय का अध्ययन है, हृदय का जो अध्ययन है, स्टडी है, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। हिंदी में ही हम लिख देते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। और जो हृदय का जो डॉक्टर होता है उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हृदय का अध्ययन हमारा, स्टडी हमारा कार्डियोलॉजी कहलाता है। लिख देते हैं हम हिंदी में भी इंग्लिश में भी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब इसका वेट भी पूछ देता है कि वेट कितने होते हैं, यानी अगर इसका वजन पूछ दिया जाए तो वजन कितने केजी का होता है। तो ध्यान रखिएगा कि धरती पर दो तरह के जीव हैं, यानी कि हम लोग दो तरह में बटे हुए हैं। एक है महिला और एक है पुरुष, एक है महिला और एक है पुरुष। पुरुषों में जो हृदय का वजन होता है वो 300 ग्राम होते हैं और महिलाओं में ये वजन होता है 250 से 200 से 250 ग्राम, 200 से 250 ग्राम होता है। क्या इतनी पॉइंट क्लियर है? यानी कि पुरुषों में 300 ग्राम का हृदय होता है और महिलाओं में 200 से 250 ग्राम का हृदय होता है। इतनी भी बात आप समझ गए। चलिए, और भी अगर हम पॉइंट की बात करें तो बच्चा, हमने शुरुआत में ही कहा कि इसका कार्य होता है ब्लड को पंप करने का, ब्लड को पंप करने का। तो इस वजह से हम इसे पंपिंग ऑर्गन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि ये ब्लड को क्या करता है? सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस वजह से हम इसे पंपिंग ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। बोलिए, बात शुरू होगी? बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी पूछा जाता है कि इसके आकार कैसे होते हैं। अगर कभी भी इसके आकार पूछ दिया जाए आपसे कि आकार कैसा होता है, तो ये कोनिकल शेप होते हैं, कोनिकल
शेप होता है। कोनिकल शेप का मतलब है कि ये एक शंकु की तरह या आप कह सकते हैं कि शंख की तरह दिखाई देता है। आप लिख सकते हो शंख के जैसा इसका आकार होता है या बंद मुट्ठी की तरह होता है। आप ऐसे करोगे तो इस तरीका से आपको दिखाई देगा या तो आप ऐसे करोगे तो इस तरीका से आपको दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बंद मुट्ठी की तरह, बंद मुट्ठी की तरह या बंद मुट्ठी के जैसा लिख लीजिए, इसका आकार होता है। कभी-कभी ये त्रिभुजाकार भी दे देता है। अगर कभी भी आपसे पूछ दिया जाए तो आप ये भी लिख लो कि त्रिभुजाकार भी होता है। कभी-कभी प्रश्न आ जाते हैं, कुछ भी दिया रह सकता है, इसमें आप परेशान होना बिल्कुल नहीं। इसके आकार कैसे होते हैं? कोनिकल शेप लिखा हुआ आएगा, या तो शंख की तरह आएगा, या तो बंदमुट्ठी यानी क्लेंज्ड फिस्ट की तरह आएगा, या तो आप कहो कि त्रिभुजाकार आएगा। तो ये हमारे जो हृदय हैं, हृदय की आकार होती हैं। अब अगर और भी हम बात करें, तो देखो ये प्रोटेक्ट होता है। ये एक ये एक थैली में बंद होता है। ये थैली में बंद होता है, तो ये प्रोटेक्ट किससे होता है? प्रो प्रोटेक्ट कहने का मतलब है कि किससे सुरक्षित होता है या किस थैली में होता है, किस थैली में अवस्थित होता है? तो ध्यान रखना कि पेरिकार्डियम कौन-सा है? पेरिकार्डियम। ये सारे के सारे चीज़ आपको हम बताएँगे कि का कैसे होते हैं, ये सारे चीज़ जब हम आपको हृदय का चित्र बनाएँगे, तो वहाँ पर बताएँगे कि ये वाली जो चित्र है, यहाँ पर ये पेरिकार्डियम होता है। बस इतना समझो कि जैसे देखो, मान के चलो कि ये हृदय है, मान लेते हैं कि ये हृदय है। ये हृदय जो है, हृदय पेरिकार्डियम में अवस्थित है। जैसे मान लो कि या ये हृदय है, हृदय ये पेरिकार्डियम में अवस्थित है। पेरिकार्डियम भी 2 हिस्सों में बँटा हुआ है, एक है आउटर पेरिकार्डियम और एक है इनर पेरिकार्डियम। यानी पेरिकार्डियम भी जो है वो 2 भागों में बँटा हुआ है, यानी 2 लेयर से मिलकर बना होता है। ये सबसे बाहरी परत यानी कि आउटर पेरिकार्डियम है, और सबसे इनर जो है हमारा इनर पेरिकार्डियम है, सबसे आंतरिक वाला हिस्सा। और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, एक तरल भरे होते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्डियक फ्लूइड कहते हैं। कार्डियक फ्लूइड के नाम से उसे हम जानते हैं। तो इतना प्रश्न तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी हमने आपको समझाया कि ये प्रोटेक्ट होता है पेरिकार्डियम झिल्ली से। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हालाँकि जो हृदय बना होता है 3 परतों से मिलकर बना होता है। हृदय जो है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है। एक होता है पेरिकार्डियम, एक होता है मेसोकार्डियम और एक होता है आपका एपिकार्डियम। ये सभी चीज़ों लेकिन उतना आपको पढ़ने नहीं है, आ जाइए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? यानी कृत्रिम में रूप से हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? तो पहला हृदय प्रत्यारोपण पहला हृदय प्रत्यारोपण प्रत्यारोपण कहने का मतलब है कि एक जैसे देखो समझो, प्रत्यारोपण का मतलब होता है कि एक जगह से उठाकर, एक जगह से निकाल कर दूसरे जगह या दूसरे के शरीर में लगा देना। जैसे मान के चलो कि कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है? या मान के चलो सुरेश नाम का कोई व्यक्ति है। सुरेश का हार्ट जो है, मान लेते हैं कि अनिल के शरीर में शिफ्ट, जैसे अनिल का हार्ट खराब हो गया, तो सुरेश एक बंदा है जो मर गया है। अब उसके हार्ट को निकाल कर अनिल के शरीर में, अनिल के हार्ट के जगह पर शिफ्ट कर दिया गया, यानी उसको लगा दिया गया। तो ये सबसे पहले कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। क्रिश्चियन क्रिश्चियन बर्नार्ड क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। बात समझ गए? यहाँ से और भी प्रश्न पूछा जाता है कि हृदय की आवाज़ कैसी होती है? हृदय का आवाज़ कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा कि हृदय की जो आवाज़ होती है वो लबडब होती है। कैसा होती है?
लबडब होती है, धक-धक नहीं होता है बच्चा, दिल धक-धक करने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आवाज़ हृदय की जो आवाज़ होती है, आप ध्यान रखना कि ये जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ये साउंड कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे लबडब होता है, लब-डब होता है। यानी कि हृदय से निकलने वाली जो आवाज़ है, वो कैसा होता है? लबडब होता है। हृदय की धड़कन को हृदय की धड़कन को जाँचने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या नाम देते हैं? स्टेथोस्कोप। तो हृदय की धड़कन को जाँचने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर और भी पॉइंट हम लिख देते हैं। आ जाओ। हृदय की धड़कन को मापते हैं किससे? तो आप कहेंगे स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप से। आपने आपने कभी डॉक्टर के पास गया है? आपने कभी डॉक्टर के पास गया है? बिल्कुल गए होंगे, कभी न कभी तो अवश्य ही आप बीमार पड़े होंगे बच्चा। अगर नहीं पड़े हैं, तो ऐसा हम आशा करते हैं, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप बिल्कुल बीमार ना पड़े, हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो। तो देखो बच्चा, अगर आप कभी भी जाएँगे, तो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर यहाँ पर आला लगा के चेक करता है, उसी को हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। उसी को हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, कान में लगाता है और कान में लगाकर यहाँ देखिएगा ऐसे चेक करता है, तो उसी को हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो हृदय की धड़कन को हम लोग हमेशा मापते हैं, स्टेथोस्कोप से मापते हैं। हृदय जो है, हृदय की धड़कन प्रति मिनट जो होता है 72 टाइम्स होता है। हृदय की धड़कन जो होते हैं, वो कितने टाइम्स होते हैं? 72 टाइम्स प्रति मिनट। यानी कि 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़क जाता है। क्या इतनी पॉइंट क्लियर हो गया? क्या इतनी पॉइंट क्लियर हो गया बच्चा? आगे बढ़ जाएँ? आगे बढ़ जाएँ? चलिए, तो होपफुली कि आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा हमने जो बताया। हम फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा-सा रिवीजन करा देते हैं। चलिए, सबसे पहला हमने बताया कि हृदय जो है मांसपेशियों का बना होता है। हृदय का लोकेशन हमारे वक्ष गुहा में 2 लंग्स के बीच में, यानी कि 2 फेफड़ों के बीच में हल्की बाईं ओर रहता है। इसका वजन लगभग हृदय अगर इसकी वजन की बात की जाए हृदय की, तो पुरुषों में 300 ग्राम होता है और महिलाओं में 200 से लेकर 250 ग्राम इनके बीच होते हैं। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। हृदय की जो आवाज़ होती है लबडब की होती है। हृदय की धड़कन को हम लोग स्टेथोस्कोप से मापते हैं और प्रति मिनट 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। हृदय एक प्रोटेक्ट होता है थैली से, जिस थैली को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम भी 2 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। एक इनर पेरिकार्डियम होता है, एक होता है आउटर पेरिकार्डियम। इसका आकार कैसा होता है? कोनिकल होता है, या शंख की तरह होता है, या बंद मुट्ठी की तरह, या त्रिभुजाकार होता है। ये एक पंपिंग ऑर्गन है। हमारे किसी भी महिलाओं के गर्भ में अगर शिशु बन रहा है, शिशु का निर्माण हो रहा है, तो सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन हृदय ही होता है। तीसरे सप्ताह में हृदय का निर्माण हो जाता है और चौथे वीक से हृदय धड़कना भी शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारे, फिर पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ये सारे के सारे पॉइंट हमने आपको क्लियर कर दिया। सारे के सारे पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। अब आपको थोड़ी-सी बच्चा प्रीवियस लेक्चर की हर बात को आपको ध्यान रखना होगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ ब्लड वेसल्स का पूरा कहानी आपको ध्यान होना चाहिए। आइए, अब हम एक हृदय बना लेते हैं, आ जाइए। चल
चलो बच्चा, ये हमने हृदय बनाया है। हृदय में आपको ध्यान रखना है कि हृदय के ऊपर में लंग्स होते हैं। हृदय के ऊपर में लंग्स होता है। तो एक हम छोटा सा लंग्स भी बना लेते हैं। आ जाओ, एक छोटा सा हम लंग्स भी बना लेते हैं। ये लंग्स हो गया। चल, लंग्स हमने बना लिए, ये हमारा हृदय है। अब ध्यान रखना है कि हृदय में हम कुछ पॉइंट बना लेते हैं और भी। आ जाओ। ये बच्चा वाहिकाएं हैं। ये वाहिकाएं हैं, ये सभी के सभी जो दिखाई दे रहे हैं ये वाहिकाएं हैं। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं। इसका हम नामकरण कर देते हैं। आइए, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी। ये हमारा है पल्मोनरी वेन, जिसे हम कहते हैं फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय सीरा। अब सीरा के बारे में तो आपको हमने अच्छे ढंग से पढ़ाया है। सीरा के बारे में आपको हमने अच्छे ढंग से पढ़ाया है। ये हमारा है, ये हमारा है अरोटा, जिसे हम कहते हैं महाधमनी, जिसे हम कहते हैं महाधमनी कहते हैं। ये है हमारा पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, और इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ये है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। अब इतनी बात तो आपको पता है प्रीवियस लेक्चर से ही कि ये जो भी हमारा ब्लड वेसल्स है, इन सभी से ब्लड का ही प्रवाह होगा। इन सभी वाहिकाएं से ब्लड का ही प्रवाह होगा। आपको आर्टरीज के बारे में भी हमने समझाया और साथ ही साथ वेन्स के बारे में भी समझाया था। और अगर देखा जाए तो हमने पल्मोनरी वेन के बारे में भी पढ़ाया, आपको पल्मोनरी आर्टरी के बारे में भी पढ़ाया है। ये आर्टरीज नहीं है, आर्टरी है। यानी फुफ्फुसीय धमनी, इसका नाम है फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय धमनी। तो ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गया पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का कार्य क्या था? पल्मोनरी वेन
एक ऐसी वाहिका थी जिससे शुद्ध ब्लड का प्रवाह होता है। कैसा ब्लड का प्रवाह होता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो क्या हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड का प्रवाह होगा वो कैसा ब्लड होगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। कैसा ब्लड बहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, यानी उनमें कैसा रक्त होगा? ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा, या इसी को हम कहते हैं कि शुद्ध रक्त है। कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। किससे? तो आप कहेंगे पल्मोनरी वेंस से। अब यहीं पर है पल्मोनरी आर्टरी भी है। पल्मोनरी आर्टरी भी है, और पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जिससे अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह होता है। तो क्या हम यहाँ पर लिख दें कि यहाँ पर जो होगा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा, अशुद्ध रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। अशुद्ध रक्त के प्रवाह का मतलब क्या है? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि इसमें CO2 की मात्रा अधिक है। CO2 की मात्रा क्या है? अधिक है। और शुद्ध रक्त का मतलब है कि O2 की मात्रा अधिक है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। चलो, इतनी बात भी हम समझ गए सर। अब आता है महाधमनी का। महाधमनी का कार्य होता है कि ये शुद्ध रक्त का, अब देखो ये महाधमनी जो है ये एक प्रकार का आर्टरीज है। ये क्या है? महाधमनी है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है धमनी। आर्टरी का मतलब क्या होता है? धमनी होता है। तो ये महाधमनी है, यानी ये नली मोटी होगी, यानी सबसे बड़ी नली होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो महाधमनी है सबसे बड़ी धमनी है, सबसे बड़ी धमनी है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? तो आप कहेंगे महाधमनी होती है। और ये महाधमनी से कैसा ब्लड फ्लो करेगा? तो आप कहेंगे कि शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा, शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। इससे कैसे रक्त बहेंगे? शुद्ध रक्त बहेंगे। चलो सर, इतनी बात भी हम समझ गए। सर यहाँ सब चीज हम समझ गए, लेकिन इनका क्या है? इन्फेरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा का क्या मतलब है सर? इसका भी मतलब है बच्चा, देखो इन्फेरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा, इन दोनों में CO2 वाली रक्त का फ्लो होता है। CO2 रक्त कहने का मतलब है कि इनसे जो रक्त का प्रवाह होगा वो अशुद्ध रक्त का होगा, यानी इनसे बहने वाले जो रक्त होंगे वो किस प्रकार का होगा? तो आप कहेंगे सर अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। चलो सर, इतनी बात भी समझ में आया कि इंफेरियर वेना कावा से अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और अशुद्ध रक्त हम उसी को कहते हैं जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अधिक हो, तो उसी को हम कहते हैं अशुद्ध रक्त। सुपीरियर वेना कावा क्या है? सुपीरियर वेना कावा से भी अशुद्ध रक्त का ही प्रवाह होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यानी ये दोनों के दोनों एक ऐसे वेन है, एक ऐसे सिरा है। ये देखो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों के दोनों वेन है। ये क्या है? वेन्स है, यानी कि सीरा है। और सीरा से हमेशा कैसा रक्त बहता है? तो आप कहेंगे सर अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ इंफेरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा एक क्या है? सीरा है। और ध्यान रखना कि ये दोनों के दोनों सबसे बड़ी सीरा है। ये दोनों के दोनों शरीर का सबसे बड़ा सिरा है, शरीर का सबसे सबसे बड़ा वेन है, सिरा है, शरीर का सबसे बड़ा वेन्स है। होपफुली कि आपको इतनी बातें अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे बच्चा। इसको अब आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चल, अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये दोनों के दोनों अशुद्ध रक्त है। अब अशुद्ध रक्त कहाँ से, कैसे? अच्छा चलो, ये ब्लड, पहले तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, पहले तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि कैसे कौन-कौन से हैं, इतना ही चीज़ों को पहले आप कंप्लीट कर लो। अब ये सारे के सारे जो धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं, यानी जो वाहिका है हमारी, इन सभी वाहिकाएँ को हम अब रिलेट करेंगे अपने शरीर के ऑर्गन्स के साथ। तो आ जाओ, फिर से एक हमें बनाना होगा हार्ट का चित्र, या इसी को हम कॉपी कर लें। आ जाओ, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। आ जाओ, कॉपी हमने कर लिया है। अब इसको हम मिटाते हैं ताकि हमें फिगर बनाने में समय ना लगे। इस वजह से हमने इस सभी चीज़ों को मिटा रहे हैं और इसका हमने कॉपी किया है। आ जाओ, नाम इस सबका ध्यान रखना है बच्चा, नाम आपको ध्यान रहेंगे तभी ये सारे के सारे चीज आपको दिमाग में बैठ जाएगा। चल, आ जाओ, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुसीय सीरा। इसका क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी। इसका क्या नाम है? महाधमनी नाम है, अयोर्टा। और इसका क्या नाम है? सुपीरियर वेना कावा। इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। ये सभी के सभी नाम आपको याद है? याद है सर। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखना है बच्चा यहाँ पर, कि देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये दो, आपको यहाँ पर 4 चेंबर दिखाई दे रहा होगा। कितने चेंबर दिखाई दे रहे हैं? 4 चेंबर। यानी कि जो रक्त, जो हृदय होता है हमारा, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। क्या हम यहाँ पर आपको लिखा दे? क्या यहाँ पर हम आपको लिखवा दे? आ जाओ, यहीं पर लिख लो कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष हो कहने का मतलब है कि इनमें 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं, यानी ये 4 सेक्शन में बटे होते हैं। कौन कौन से? आ जाओ देख लो यहाँ पर। एक ये आपको पूरा का पूरा सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, एक ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ भी एक सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 4 चेंबर में ये बटे होते हैं। तो ये रहा हमारा पहला चेंबर, ये रहा हमारा दूसरा चेंबर, और ये रहा हमारा तीसरा चेंबर, और ये है हमारा चौथा चेंबर। 4 चेंबर हो गए? बिल्कुल हो गए सर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों चेंबर के बीच में एक आपको दीवार दिख रहा होगा। ये देखो, यहाँ पर एक दीवार दिख रहा है। क्या ये दीवार आपको दिख रहे हैं? ये एक दीवार है जिसे हम कहते हैं सेप्टम, जिसे हम कहते हैं सेप्टम। इंटरनल आर्टरियल सेप्टम इसे कहते हैं। इंटरनल आर्टरियल सेप्टम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक सेप्टम है। ये क्या है? सेप्टम है, यानी कि एक दीवार है। क्या है? दीवार है जो दोनों चेंबर को बांट के रख रहा है, ताकि इसका ब्लड इसमें ना आए और इसका ब्लड इसमें ना जा पाए। इस वजह से ये दोनों के दोनों क्या है? एक दीवार से सेपरेट है, जिसे हम कहते हैं सेप्टम। आपको जब हम नेजल कैविटी पढ़ाए थे तो वहां भी हमने सेप्टम की चर्चा की थी। यहां भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहां भी आपको आपको दीवार दिखाई दे रहा होगा। यहाँ भी आपको ये पूरा का पूरा आपको दीवार दिख रहा हो। ये क्या है? तो इंटीरियर हमारा, आप कह सकते हैं कि ये भी एक सेप्टम है। ये भी क्या है? एक सेप्टम है। इसका नाम है इंटरनल वेंट्रियल सेप्टम। इंटरनल वेंट्रियल सेप्टम। तो सेप्टम आप केवल ध्यान रखें कि यहाँ पर भी इन दोनों चेंबर को क्या कर रहा है? विभाजित करके रख रहा है। अभी तक हमने किसी चेंबर का नाम आपको नहीं बताया है।
अभी तक हमने किसी भी चेंबर का नाम आपको नहीं बताया है। हमने केवल ये कहा कि हमारा हृदय जो है 4 भागों में बटा है, 4 चेंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4 और चारों चेंबर जो है एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। उनके बीच में क्या होता है? एक सेप्टम होता है। इन दोनों के बीच में एक सेप्टम है, इन दोनों के बीच में भी एक सेप्टम है। बात समझ गए? आ जाइए। अगले इस फिगर पर आते हैं। अब ये जो हमारा चेंबर जो बना हुआ है, ये जो हमारा चेंबर बना हुआ है, इन चेंबर का भी तो नाम होगा। तो देखो, इसको हम कहते हैं राइट ऑरिकल, इसको हम कहते हैं राइट ऑरिकल, आर ए, और इसको कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, एल ए। ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है। यानी ऊपर के जो दोनों के दोनों जो चेंबर होते हैं, दोनों के दोनों जो कक्ष हैं, उसको हम कहते हैं राइट ऑरिकल, और लेफ्ट वाले को बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। यानी कि इसका नाम है दाया आलिंद और इसका नाम है बायां आलिंद। तो हम लिख देते हैं, इसका नाम क्या है? बायां आलिंद, बायां आलिंद, और इसको कहते हैं दायां आलिंद, दायां आलिंद। क्या इतनी बात क्लियर हो गया कि ऊपर वाले जो दोनों के दोनों चेंबर हैं, एक का नाम है दायां आलिंद और एक का नाम है बायां आलिंद। अब इसी तरीका से नीचे में भी आप दो चेंबर देख रहे हैं, नीचे में भी दो चेंबर देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रियल और इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रियल। अर्थात इसको हम दायां निलय कहते हैं और इसे बायां निलय कहते हैं। ये क्या है? दायां दायां निलय। तो ये दायां निलय हो गया, और इसको हम कहते हैं बायां निलय, बायां निलय। बात समझ गए? चल, समझ गया होंगे। अब कुछ देर पहले हमने जब की पॉइंट आपको लिखवा रहे थे, तो की पॉइंट में हमने कहा था कि जो हार्ट है वो हमारा पेरिकार्डियम थैली में स्थित है। पेरिकार्डियम से क्या है? प्रोटेक्ट है। तो ये जो बाहरी जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारा पेरिकार्डियम है, और इनके बीच में कार्डियम फ्लूइड अवस्थित होता है। यानी इनके बीच जो है ये सारे के सारे कार्डियम फ्लूइड हैं। ये क्या है? कार्डियम फ्लूइड है, ताकि हमारा हृदय अच्छे से धड़क सके, उनमें किसी भी प्रकार का रुकावट ना हो, ये सिकुड़े फैले अच्छे ढंग से। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे? तो कार्डियम फ्लूइड कहलाते हैं। और ये बाहर का जो है लेयर, इसी को हम कहते हैं पेरिकार्डियम, इसी को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गया? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गया? चल, आगे बढ़ जाते हैं। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ में आ गया कि दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये दोनों के दोनों ये चार चेंबर है, चारों चेंबर का हमने नामकरण कर दिया। आ जाओ, इसको हमने क्या नाम दिया? इसका नाम हमने दिया पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियम झिल्ली। चलो, इतनी भी बात समझ में आ गया कि पेरिकार्डियम झिल्ली है। अच्छा, इसका एक और हम कॉपी निकाल लेते हैं, ताकि हमें आगे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। आ जाइए, ये पेरिकार्डियम झिल्ली है। देखो बच्चा, अब ये दोनों के दोनों जो चेंबर हैं, ऊपर वाले जो दोनों के दोनों चेंबर हैं, जिसे हम दायां आलिंद और बायां आलिंद कह रहे हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद, ये दोनों के दोनों चेंबर को हम कहते हैं रिसीविंग चेंबर। क्या नाम देते हैं?
रिसीविंग चेंबर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है रिसीविंग चेंबर। ये क्या हो गया, इसका नाम है रिसीविंग चेंबर। ठीक है, रिसीविंग चेंबर कहने का मतलब क्या है कि ये ब्लड को ग्रहण करता है। ब्लड को क्या करता है, ग्रहण करता है, स्टोर करता है। ब्लड ब्लड को रिसीव करता है, ब्लड को रिसीव करता है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, तो कहते हैं रिसीविंग चेंबर। ये भी कौन क्या है, तो आप कहेंगे ये भी हमारा रिसीविंग चेंबर है, रिसीविंग चेंबर है। ये भी चलो पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, रिसीविंग चेंबर। अब बचे हुए जो दो चेंबर है इसको हम कहते हैं पंपिंग चेंबर। इसको हम क्या नाम देते हैं, पंपिंग चेंबर। क्यों नाम देते हैं, क्योंकि यहीं से ब्लड को पंप किया जाता है शरीर में। यहीं से क्या करता है, ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में। किक मारने का कार्य कौन करता है, तो ये बायां नीले और दायां नीले। इस वजह से इसे हम कहते हैं पंपिंग चेंबर, पंपिंग चेंबर। और पंपिंग चेंबर क्यों कह दिए, क्योंकि यहां से ब्लड क्या होता है, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। शरीर के सभी अंगों तक, शरीर के सभी अंगों तक ब्लड को पुश करता है। ब्लड को क्या करता है, पुश करता है, यानी धक्का देता है। ये भी क्या है बच्चा, तो ये भी हमारा पंपिंग चेंबर है, पंपिंग चेंबर है। अब पंपिंग चेंबर है तो इसका ये कहीं और पर पुश मारेगा, इसका कार्य है कहीं और पुश मारेगा। कहाँ पुश मारेगा, तो ध्यान रखना कि ये लंग के पास, कहां पर, लंग्स के पास ब्लड को पुश करेगा। क्या करेगा, ये सभी अंगों तक पुश करेगा। इसका कार्य क्या है, सभी अंगों तक पुश करने का। और इसका कार्य क्या है, लंग्स के पास ब्लड को भेजने का। क्या इतनी पॉइंट क्लियर हो गया। तो अभी तक आप जो देख रहे थे ब्लड का एनाटोमी देख रहे थे, यानी कि ब्लड के वो सभी हिस्सों का नाम आप समझ रहे थे कि कैसे कैसे ब्लड जो है, ब्लड के ब्लड के जो अपना सिस्टम बना हुआ है उसका क्या क्या नाम है। इन सभी चीजों को हम लोग देख रहे थे। होपफुली कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को अब समझते हैं। देखो एक बार और ध्यान से दो, देखो इसको हमने क्या नाम दिया है, पल्मोनरी वेन नाम दिया है, यानी फुफ्फुसीय सीरा। अब फुफ्फुसीय सीरा इसका नाम क्यों पड़ा, जरा सोचो तो, जरा सोचो फुफ्फुसीय सीरा इसका नाम क्यों पड़ा है। अरे बच्चा, फुफ्फुसीय शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, फेफड़ा के लिए। फुफ्फुसीय जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, फेफड़ा के लिए इस्तेमाल होता है। तो आ जाओ यहां पर देखो, यहां पर देखो, चल इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, ये ऊपर चला गया। आ जाओ, आ जाओ। इसका मतलब है कि ये जो फुफ्फुसीय हमारा, इसका नाम क्या है, फुफ्फुसीय सीरा नाम है। और फुफ्फुसीय सीरा ये जुड़ा होता है हमारा, ये जुड़ा होता है फेफड़ा से। किससे जुड़ा होता है, फेफड़ा से जुड़ा होता है। तो फुफ्फुसीय सीरा जो है वो फेफड़ा से जुड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा से जुड़ा होता है। पहली पॉइंट क्लियर हो गया, पहले पॉइंट क्लियर हो गया, बात क्लियर है। चलो हम एक तरफ के पहले चीजों को क्लियर कर देते हैं। अब आपने रेस्पिरेशन चैप्टर को पढ़ा है। रेस्पिरेशन चैप्टर में क्या हो रहे थे, ब्लड जो है
वो फेफड़ा तक जाता है, ब्लड जो है फेफड़ा तक जाता है, फेफड़ा के एल्वियोलाई तक पहुँचता है। एल्वियोलाई का कार्य क्या होता है? एल्वियोलाई का कार्य होता है कि जो हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को छाँट लेना। ऑक्सीजन को छाँटने के कार्य किसका होता है? एल्वियोलाई का होता है। इस वजह से उसे हम एल्वियोलाई को क्या कहते हैं? एक्सचेंज गैसेज ऑर्गन्स भी कह देते हैं उसे। यानी कि गैसों का एक्सचेंज कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे एल्वियोलाई के पास होता है। एल्वियोलाई क्या करता है कि जो ऑक्सीजन को छाँटा है उसने, ऑक्सीजन को जो छाँटा है, उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करेगा। ब्लड में क्या करेगा? मिक्स करेगा। तो ब्लड में अगर मिक्स कर दिया तो वहाँ पर इस ब्लड में समझो बच्चा ये जो है पूरी तरीक़ा से क्या है, इसमें ब्लड भरा हुआ है। इसमें ब्लड भरे हुए हैं। अब यहाँ पर ब्लड आ गया, यहाँ पर ब्लड आ गया। तो इस ब्लड में मौजूद है ऑक्सीजन के अणु। मौजूद क्या है? ऑक्सीजन के अणु मौजूद है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ऑक्सीजन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है। इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। यानी कि जो हमारा बायां आलिंद है, इस बायां आलिंद में फेफड़ा से शुद्ध रक्त पहुंचता है। अभी अभी हमने कहा है, देखो यहाँ पर कि जो पल्मोनरी वेन है, जो फुफ्फुसीय सीरा है, इस सीरा का कार्य है शुद्ध रक्त को लेकर आना। क्या कार्य है? शुद्ध रक्त को लेकर आना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बायां आलिंद है, बायां आलिंद में शुद्ध रक्त पहुंचा है बच्चा। कैसा रक्त पहुंचा है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सर शुद्ध रक्त पहुंचा है। ये कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है। बात समझ गए? शुद्ध रक्त है। बात समझ गए कि जो हमारा फेफड़ा से बायां आलिंद तक आया है वो कैसा रक्त आया है? तो शुद्ध रक्त। क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं कि शुद्ध रक्त हृदय के किस हिस्सा में आता है? तो आप कहेंगे बायां आलिंद में आता है। शुद्ध रक्त हृदय में कहां पर आते हैं? तो आप कहेंगे बायां आलिंद के पास आता है। किस किस नस के माध्यम से आता है? तो फुफ्फुसीय सीरा के माध्यम से आता है। कहाँ से आता है? तो फेफड़ा से आता है। तो ध्यान रखना कि फुफ्फुसीय सीरा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे फेफड़ा से जुड़ा हुआ है। और फुफ्फुसीय सीरा का कार्य होता है शुद्ध रक्त लेकर आना। कहाँ तक? ब्लड कहाँ तक? हृदय तक। यानी फुफ्फुसीय सीरा का कार्य है शुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त को हार्ट तक लेकर आना। हार्ट तक लेकर आना। अब यहां पर आ गया। अब किस हार्ट के किस चेंबर में? तो आप कहेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम में, यानी कि बायां आलिंद में। होपफुली कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। बात समझ गए? चल, अब होता क्या है? अब ये धीरे धीरे जो ब्लड है, ये धीरे धीरे ब्लड अब नीचे की ओर जब ये बढ़ जाएगा, इसके अभी कार्य को हम समझाएंगे। पहले तो इतना आप समझे कि अभी हम हर वाहिका का कार्य समझा रहे हैं आपको। हर वाहिका का कार्य आपको समझा रहे हैं। तो यहां से अब ब्लड धीरे धीरे पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कैसा रक्त आएगा? तो आप कहेंगे शुद्ध रक्त। कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त। तो ध्यान रखेंगे बच्चा, ध्यान रखेंगे कि जो शुद्ध रक्त होता है बायां नीलय में भी होता है। बायां नीलय में कैसा रक्त है? तो यहां भी शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त, यानी कि बायां नीलय में भी रक्त कैसा है? शुद्ध रक्त है। यानी ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड में जितने चेंबर हैं उन सभी चेंबर में ब्लड शुद्ध होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, अर्थात ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। अब ये ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है बच्चा,
अब क्या होगा, ये एक पंपिंग चेंबर है। अब छोड़ो पंपिंग चेंबर है, ये सारे के सारे चीज हमने समझा, वर्किंग में हम समझाएंगे इस चीज को। आ जाओ। अब यहां से क्या होगा, ब्लड जो है इस वाहिका के माध्यम से बाहर निकलेगा, इस वाहिका के माध्यम से ब्लड बाहर निकलेंगे, ब्लड बाहर निकलेंगे। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, तो ध्यान रखना कि ये जो हमारा अरोटा है, यानी कि महाधमनी जो है, ये महाधमनी जुड़े होते हैं, ये इससे महाधमनी से ब्लड का जो सप्लाई होता है वो पूरे शरीर के ऑर्गन्स में होते हैं। कहाँ पर होता है, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ से जो ब्लड जाएगा, शुद्ध रक्त जाएगा, वो पूरे शरीर में जाएगा। कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को क्या करेगा, भेजेगा। पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को क्या करता है, भेजने का कार्य करता है। तो ये महाधमनी का कार्य है। तो इधर का पूरा चीज आपको समझ में आ गया, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इधर की बातों को समझते हैं। देखो बच्चा, अब यहां पर जो है, जो पूरे शरीर में ब्लड गया, पूरे शरीर में जो ब्लड गया है, अब ये ब्लड वापस हृदय तक पहुंचेगा। पूरे शरीर में जो ब्लड पहुंचा ऑक्सीजन लेकर, तो वो सारे के सारे ऑक्सीजन वाले जो रक्त है वो अंततः कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, अंततः कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। और जब ये कोशिकाओं तक पहुंचता है तो कोशिकाओं में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, यानी कि वहां पर श्वसन की क्रिया होती है। जब रेस्पिरेशन की क्रिया होती है तो उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो अब जो ब्लड आएगा वो ध्यान रखना कि इधर वाले जितने सारे चेंबर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी कि अशुद्ध रक्त होगा। कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है कि इनमें, इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। अब यहां पर समझो, ये वाला जो है नली, इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। ये है सुपीरियर वेना कावा और ये है इंफीरियर वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा में भी तो ब्लड ही बहेंगे, बिल्कुल बहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लड बना लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ब्लड बना लेते हैं, और इसमें भी राइट जो आर्टियम है इसमें भी ब्लड ही रहेंगे। तो इन दोनों में पहले हम ब्लड बना लेते हैं। लेकिन बच्चा, अब जो ब्लड होगा, अब जो ब्लड यहाँ पर आया है राइट आर्ट्रियम है, यानी कि दाया आलिन में जो ब्लड आया है, ये बॉडी से आया है, यानी कि पूरे शरीर से। कहाँ से आया है, तो आप ध्यान रखना कि पूरे शरीर से, पूरे शरीर से ब्लड। कैसा ब्लड, अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड। अब ये अशुद्ध ब्लड जो है, ये देखो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यानी कि अब जो पूरे शरीर है, अब पूरे शरीर में जो ब्लड है, यानी हर कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन वाली ब्लड पहुंची थी, अब वो किसमें चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि यहाँ पर जो ब्लड बना था ये कैसा ब्लड था, ऑक्सीजन युक्त ब्लड था, ऑक्सीजन वाली ब्लड थी। और यहाँ पर जो ब्लड है अशुद्ध ब्लड है, यानी कि यहाँ पर CO2 की मात्रा है। किसकी मात्रा है, CO2 की मात्रा है। तो ये ब्लड अब शरीर से कहाँ जा रहा है, तो आप कहेंगे राइट आर्ट्रियम में जा रहा है, यानी दायां आलिन में जा रहा है। लेकिन अब ध्यान रखना, ये जो इंफेरियर वेना कावा है, इंफेरियर जो वेना कावा है, इस इंफेरियर वेना कावा में जो ब्लड जाएगा, ये ब्लड तो CO2 वाली है, यानी कि यहाँ पर मौजूद क्या है, तो आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जो सेल के पास है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब है कि बच्चा अब यहाँ पर
जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो कैसी ब्लड बह रहे हैं, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड बह रहा है। और इससे भी कैसा ब्लड है, तो आप कहेंगे कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है। और अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि दाया आलिंद में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। ये भी बात क्लियर हो गया। आ जाओ, अब यहाँ से और भी पॉइंट समझते हैं। अब यहाँ से पॉइंट आपको समझना है कि ये जो इंफेरियर वेना कावा है, इंफेरियर वेना कावा जो है ये शरीर के निचले हिस्से से, शरीर के निचले हिस्से से, निचले हिस्से से अशुद्ध ब्लड को लाता है, अशुद्ध ब्लड लेकर आता है। अब इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है कि देखो हृदय हमारा यहाँ पर है, हृदय हमारा लेफ्ट साइड में है। तो इससे नीचे जितने सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, इससे नीचे जितने सारे ऑर्गन्स हैं, वहां से जो अशुद्ध ब्लड आ रहा है वो इंफेरियर वेना कावा के माध्यम से आ रहा है। किसके माध्यम से आ रहा है, इंफेरियर वेना कावा के माध्यम से आ रहा है। इसका आईवी हम लिखे, यानी इसका पूरा नाम लिख लेना बच्चा, इंफेरियर वेना कावा है। अब ये सुपीरियर वेना कावा का क्या मतलब है, सुपीरियर जो वेना कावा है वो शरीर के ऊपरी हिस्सा से ब्लड लाता है। सुपीरियर वेना कावा का कार्य है कि शरीर के ऊपरी हिस्सा से अशुद्ध ब्लड को लेकर आता है। चलो सर, ये भी समझ में आया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखो हार्ट के नीचे से ब्लड कौन ला रहा है, अशुद्ध ब्लड को कौन ला रहा है, इंफेरियर वेना कावा। और जो ऊपर का हमारा यानी हार्ट से ऊपर वाले जो ऑर्गन्स है यानी कि ब्रेन, कौन, ब्रेन की बात की जा रही है। यानी कि ये जो सुपीरियर वेना कावा है वो ब्रेन से, कहां से, ब्रेन से ब्लड को लेकर आता है। ब्रेन से क्या करके आता है, ब्लड को लेकर आता है। तो होपफुली कि ये भी आपको बात समझ में आ गया होगा। दाया आलिंद में हमारा अशुद्ध ब्लड आ गया। अब यहाँ पर अगर अशुद्ध ब्लड आया है तो ये धीरे धीरे ये अशुद्ध ब्लड कहाँ पहुंचेंगे, तो आप कहेंगे सर राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। कहाँ पर पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचेंगे। चलो सर, इतनी बात तो ये भी हमें समझ में आ गया कि अशुद्ध रक्त अंततः कहाँ पहुंचा, अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचा, आप कहेंगे दायां नीले में पहुंचा। अब ये दायां नीले में पहुंच गया बच्चा, तो क्या जीवन भर ब्लड यहीं पर रह जाएंगे, क्या जीवन भर ब्लड यहीं पर रह जाएगा, अरे नहीं रहेगा। अगर जीवन भर यहाँ पर ब्लड अगर रह गया तो समझो कि आप भी कहीं और चले गए। कहीं और चले गए का मतलब क्या है कि बस धरती आपने छोड़ दिया, ये कहने का मतलब है। तो ये क्या करेगा, ये पंप करेगा, यानी कि ये क्या कर देगा, अब ये ब्लड को बाहर फेंकेगा। कहाँ फेंकेगा, तो अब ये जो ब्लड है, अब ध्यान देना अच्छे तरीका से, अब ये जो ब्लड है, अब ये ब्लड बच्चा पहुंचेगा कहाँ पर, तो फेफड़ा के पास। कहाँ पर जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये फेफड़ा के पास जाएगा। यानी कि इससे जो ब्लड का प्रवाह हो रहा है वो अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचेगा, तो आप कहेंगे कि सर ब्लड जो है पहुंचेगा फेफड़ा के पास। कहाँ पर पहुंचेगा, फेफड़ा के पास पहुंचेगा। होपफुली कि आपको ये बातें भी समझ में आ गया होगा कि जो हमारा फुफ्फुसीय धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी का कार्य होता है कि हार्ट से ब्लड को कहाँ लेकर जाना, फेफड़े तक पहुंचाना। आ गए, बात क्लियर हो गया। तो अब इसी चीज को हम और भी अच्छे ढंग से यहाँ पर लिख देते हैं।
आ जाओ, आ जाओ। चल, अब कहां पर लिखे हम इसको? आ जाओ। अब लिखी हुई चीजों को हम मिटा रहे हैं, लिखी हुई चीजों को हम मिटा रहे हैं। आप यहां से इतनी बातें आप समझ गए होंगे जो हमने पीछे के स्लाइड आपको दिखाया है। चल, अब ये मिटा क्यों रहे हैं? क्योंकि यहां पर और भी चीजें हमको बताने हैं। यहाँ कुछ और हमें लिखने हैं, इस वजह से। चल आ जाओ। यानी कि ये जो है कहाँ पहुंचेगा बच्चा? तो ये जो है पहुंचेगा फेफड़ा के पास। इसको हम क्या नाम दिए? इसका नाम है फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी का कार्य क्या होता है? तो आप कहेंगे कि इसका कार्य है हार्ट से, हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जाना? तो आप कहेंगे लंग्स के पास। कहाँ ले जाना? लंग्स के पास। किसको? ब्लड को। तो यहां पर लिख लो ब्लड को। यानी कि हार्ट से लंग्स के पास कौन लेके जा रहा है? वो भी कैसा? तो आप कहेंगे CO2 वाली जो रक्त है, CO2 वाली जो रक्त है उसका प्रवाह हो रहा है। ये समझ गए? आ जाओ। ये जो है हमारा क्या है? तो आप कहेंगे कि यहां पर आप लिखो कि हार्ट से, हार्ट से क्या है? तो आप कहेंगे बॉडी के पास। हार्ट से क्या है? बॉडी के पास ब्लड को ले जा रहा है। और कैसा ब्लड ले जाएगा? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन युक्त ब्लड ले जाएंगे, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। चलो इतनी भी बात क्लियर हो गई। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय सीरा। फुफ्फुसीय सीरा का कार्य क्या है? कि ये लंग्स से क्या करेगा? हार्ट तक ब्लड को लेकर आएगा। लंग्स से हार्ट तक ब्लड को लेकर आएगा। कैसा ब्लड लेकर आएगा? तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेकर आएगा। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। इन दोनों का कार्य क्या है? इन दोनों का जो कार्य है बच्चा, वो ध्यान रखना कि इसका कार्य है, इसका कार्य है कि ये बॉडी से, कहां से? बॉडी से हार्ट तक, बॉडी से हार्ट तक। और कैसा ब्लड लाएगा? तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है उसको लेकर आएगा। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो होपफुली आप ब्लड का एनाटॉमी पूरी तरीका से समझ गए होंगे। अब बात आती है कि ब्लड कार्य करता कैसे है, कैसे इनमें ब्लड का प्रवाह होता है, किस तरीका से, ये सारी चीज को अब समझते हैं हम लोग। आ जाओ बच्चा, अब इसका भी हम कॉपी कर लेते हैं, इसका भी हम कॉपी कर लेते हैं। चल, अब होता क्या है ये समझो, इसको भी रफ करते हैं। चलो देखो, अब वर्किंग को समझते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। वर्किंग को या फंक्शन को इसके समझते हैं कि कैसे ये कार्य करता है। देखो, सबसे पहले इधर वाली चीजों को समझते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड वाले को। देखो, सबसे पहले समझते हैं ये राइट आर्टियम के, यानी कि दायां आलिंद के बारे में। दायां आलिंद क्या है? देखो, दायां आलिंद,
सबसे पहले क्या होता है कि ये ब्रेन से और शरीर के निचले हिस्से से, ब्रेन से और शरीर के निचले हिस्से से अशुद्ध ब्लड को रिसीव करता है। ये अशुद्ध ब्लड को अशुद्ध ब्लड को बच्चा रिसीव करता है। रिसीव करने का मतलब क्या है कि अपने अंदर स्टोर करने देता है। तो स्टोर कब होगा? स्टोर कब होगा? जब वो बच्चा फैलेगा, जब वो फैलेगा। ये ब्लड एक तरह का मांसपेशीय वाला अंग है। मांसपेशीय अंग है तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। इनमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्शन भी होगा। कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब है कि ये सिकुड़ेगा भी और फैलेगा भी, सिकुड़ेगा भी और फैलेगा भी। ब्लड का कार्य ही है सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फूलना, सिकुड़ना और फूलना, यही ब्लड का कार्य है। तो जब ये ब्लड फैलेगा, जब ये ब्लड जो है रिलैक्स करेगा, यानी इसकी मांसपेशियां जब शिथिल होती है, यानी कि जब रिलैक्स करती है इसकी मांसपेशियां, राइट आर्ट्रियम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जब दायां आलिंद जब शिथिल होता है, रिलैक्स होता है, इसके मांसपेशिया में जब रिलैक्सेशन होता है, फैलता है, तो ब्लड अंदर आता है। ब्लड क्या होते हैं? अंदर आते हैं। तो देखो, दायां आलिंद में क्या होता है कि जब दायां आलिंद रिलैक्स होगा, क्या होगा? रिलैक्स होगा। रिलैक्स कहने का मतलब क्या होगा कि जब ये फैलेगा, फैलेगा, जब दायां आलिंद अगर फैला तो ब्लड अंदर आ जाएगा। ब्लड क्या हो जाएंगे? अंदर आ जाएंगे। बात समझे या नहीं समझे? देखो, यही जो है, यही जो है, ये आगे जाके पहुंचेगा कहां पर? तो आप कहेंगे यहां पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा। अब ये इन दोनों को हम छोड़ दिए, ये डायरेक्ट समझो कि यहाँ जो है, जो हमारा यहाँ से शुद्ध रक्त आया था कोशिकाओं तक जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा? बीच में सेल है, बीच में सेल है। अब सेल से क्या हो गया? CO2 हो गया, CO2 की मात्रा बढ़ गया। इसके पहले क्या था? O2 की मात्रा था, O2 की मात्रा यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे ही ये सेल से यहाँ पर आएगा तो कब आएगा? जब कोई भी चीज रिलैक्स करता है, जब कोई भी चीज फैलेगा। जैसे बैलून है, बैलून में आप हवा कब भरते हो? जब वो फैलता है। अगर बैलून फैलेगा नहीं तो हवा भरेगा नहीं। तो बस समझ जाओ कि ये दायां आलिंद जब फैलता है तो ब्लड इसके अंदर आ जाता है, ब्लड इसके अंदर आ जाता है। अब ब्लड अंदर तो आ गया, ब्लड अंदर आ गया। अब जैसे ही ब्लड यहाँ पर भर गए, जैसे ही यहाँ पर ब्लड भर गए, तो यहाँ पर एक वाल्व मौजूद होता है। यहाँ पर एक वाल्व मौजूद होता है बच्चा, जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर एक वाल्व होता है, यहाँ पर एक वाल्व होता है, उस वाल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कि त्रिकपाट होता है। वाल्व का मतलब होता है कपाट। ये वाल्व क्या करता है? ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकता है, ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकता है। जैसे यहाँ से ब्लड क्या हुआ, अब ये जैसे ही यहाँ ब्लड पूरी तरीके से भर गया, ये ट्राइकस्पिड जो वाल्व होता है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है। और जैसे ही ये वाल्व ओपन हुआ, जैसे ही ये वाल्व ओपन हुआ, ये पूरा का पूरा ब्लड पहुंच जाता है कहाँ पर? दायां नीले में पहुंच जाता है। तो बच्चा, अब आप ये समझो कि अगर यहाँ पर ब्लड स्टोर हुआ है तो ब्लड तो क्या हुआ था? ये चेम्बर जो था, दायां आलिंद था, वो फैला था। दायां आलिंद क्या हुआ था? फैला था। अब दायां आलिंद सिकुड़ेगा, दायां आलिंद क्या होगा? सिकुड़ेगा। और जैसे ही सिकुड़ेगा तो यहाँ पर प्रेशर अधिक होंगे, प्रेशर क्या होंगे? अधिक होंगे। और जब प्रेशर अधिक होगा तो वाल्व खुल जाएगा, और वाल्व खुलेगा तो दायां नीले में प्रवेश कर जाएगा। वाल्व ओपन होने से क्या हो जाएंगे? दायां
नीले में हमारा ब्लड प्रवेश कर जाता है। तो ध्यान रखना कि दायां आलिंद क्या होता है, दायां आलिंद और दायां नीले को जोड़ने वाला एक वाल्व होता है, जिस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वाल्व मौजूद नाम है। और यही ट्राइकस्पिड के माध्यम से क्या होते हैं, ब्लड जो है दायां नीले में प्रवेश कर जाता है। बात क्लियर हुआ? तो ये हमारा दायां आलिंद का फंक्शन समझ में आया। अब ये दायां नीले क्या करता है? अब दायां नीले भी जो है, दायां नीले में भी ब्लड स्टोर होगा, ब्लड स्टोर होगा, ब्लड स्टोर होगा। अब ये दायां नीले क्या करेगा? दायां नीले फैला होगा, दायां नीले फैला होगा, रिलैक्स किया होगा, इसकी मांसपेशियां जो है रिलैक्स की होगी और रिलैक्स करने के दरमियान ही यहाँ से ब्लड यहाँ पहुंचे होंगे। अगर जरा सोचो ना बच्चा कि अगर दोनों के दोनों सिकुड़े हुए रहेंगे तो क्या ब्लड आ पाएगा? इससे ब्लड यहाँ पर आएगा, यहाँ भी सिकुड़ रहा है, यहाँ भी सिकुड़ रहा है, तो ब्लड तो आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर सिकुड़ रहा है यानी कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पर रिलैक्शन हो रहा है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ पर रिलैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि यहाँ पर सिकुड़ रहा है, दायां आलिंद सिकुड़ रहा है और दायां नीले जो है फैल रहा है। दायां नीले क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो जैसे ही दायां नीले फैला तो ब्लड पहुंच गया। ब्लड क्या हुआ? पहुंच गया। बात समझो, देखो दाया दाया आलिंद क्या हुआ? दाया आलिंद क्या हुआ? तो आप कहेंगे पहले फैला, फैला तो ब्लड क्या हुआ? ब्लड स्टोर हुआ। चलो सर, इतनी बात समझ गए। अब जैसे ही ब्लड स्टोर हुआ तो यहां पर दाया आलिंद क्या हुआ? अब सिकुड़ा, सिकुड़ गया। सिकुड़ गया कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसकी मांसपेशियों में और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहां से ब्लड क्या हुआ? ब्लड पहुंच गया बच्चा कहां पर? तो आप कहेंगे दायां नीले में, दायां नीले में। तो दायां नीले की जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो रही थी? फैल रही थी। तो दायां नीले की जो मांसपेशियां हैं बच्चा वो फैला है, फैला होगा। चल बच्चा, तो दायां आलिंद में, दायां आलिंद जब बच्चा सिकुड़ेगा, दायां आलिंद जब सिकुड़ेगा तो ब्लड दायां नीले में प्रवेश करेगा। तो जिस समय दायां आलिंद सिकुड़ता है उस समय दायां नीले बच्चा फैलता है। हमने क्या कहा कि जब दायां आलिंद सिकुड़ेगा तो ब्लड वहां से नीचे उतरेगा दायां नीले में, तो उस दौरान दायां नीले फैलते हैं। तो एक सिकुड़ेगा तो एक फैलेगा, यानी कि दायां आलिंद जब सिकुड़ा तो दायां आलिंद क्या हुआ? फैला। तो यहाँ पर ब्लड क्या होगा? इकट्ठा हो गया। अब क्या होगा कि दायां नीले जो है, ये दायां नीले फिर सिकुड़ेगा। दायां नीले क्या होगा? सिकुड़ेगा। अब बच्चा हमेशा के लिए ब्लड तो यहीं पड़े नहीं रहेंगे, ब्लड हमेशा के लिए यहाँ तो नहीं रहेगा। ब्लड कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन को लेने जाएगा। तो यहाँ पर जब दायां नीले यहाँ पर क्या होते हैं? जब सिकुड़ते हैं, जब सिकुड़ते हैं तो सिकुड़ने के दरमियान यहाँ से ब्लड पंप होता है। ब्लड क्या होता है? पंप होता है और पंप होकर बच्चा पहुंचता है कहां पर? तो आप कहेंगे कि यहां से दायां नीले से पहुंचता है ब्लड कहां पर? फेफड़ा के पास। किसके पास पहुंचेगा? फेफड़ा के पास पहुंचेगा। तो यहां पर आप ध्यान रखोगे, यहां पर आप ध्यान रखोगे कि दायां नीले जो है, दायां नीले जो है यानी कि यहाँ जो आपका फुफ्फुसीय धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी क्या करेगा? यहाँ से यानी कि दायां नीले जो है, दायां नीले से ब्लड जो है बच्चा वो हार्ट से, कहाँ से? हार्ट से पहुंचता है लंग्स के पास। कहाँ पहुंचेगा? लंग्स के पास। किस लिए पहुंचेगा? तो आप कहेंगे सर ब्लड में ऑक्सीजन को लेने के लिए पहुंचेगा, ब्लड में ऑक्सीजन को लेने के लिए पहुंचेगा। तो यहाँ का ये पूरा का पूरा हमारा वर्किंग क्या आपको समझ में आया? क्या आपको राइट साइड वाले दायां आलिंद और दायां नीले का क्या पूरा का पूरा वर्किंग समझ में आया? समझ में आ गए? होपफुली कि आप पूरी तरीका से समझ गए होंगे। आइए अब चलते हैं हम लोग बायां आलिंद की तरफ। अब बायां आलिंद में क्या होगा? देखो
अब यहाँ से जो ब्लड गया है CO2 वाला गया है, ये फुफ्फुसीय धमनी से ब्लड गया है फेफड़ा के पास, और फेफड़ा के पास जब पहुंचेगा तो यहाँ पर CO2 बाहर होगा और ऑक्सीजन ब्लड में घुलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एल्वेलाई के द्वारा बाहर निकाल लिए जाएंगे और ऑक्सीजन को ब्लड में घोल लिए जाएंगे। ब्लड में क्या कर दिया जाएगा, घोल दिया जाएगा। तो अब जो ब्लड है, अब ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया। अब कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पहुंचेगा, बायां आलिंद में। तो यही क्रिया इसके साथ भी होगा। बायां आलिंद क्या होगा, बायां आलिंद की जो मांसपेशियां है बच्चा, वो फैलेगा, रिलैक्स करेगा, उसकी मांसपेशियां फैलेगी। जैसे ही उसकी मांसपेशियां फैली तो फैलने पर क्या होगा, ब्लड इसके अंदर प्रवेश करेगा, बायां आलिंद के अंदर ब्लड प्रवेश करेगा। और फिर यहाँ पर जैसे ही ब्लड की मात्रा अधिक हो जाएगी, ये वाली चेंबर जब फुल हो जाएगा, तो यहाँ की मांसपेशियां फिर से सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चा यहाँ पर एक वाल्व होता है, जिस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड। यहाँ पर एक वाल्व होते हैं जिस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व है। तो यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व क्या हुआ, ओपन हो गया। जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो बाइकस्पिड वाल्व खुल गया, और खुलने के दरमियान ये ब्लड जो है कहाँ पहुंच गया, बायां नीले में। तो अब जरा सोचो, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, रिलैक्शन होगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही है। तो बायां नीले की जो मांसपेशियां है वो रिलैक्स करेगा, तो यहाँ पर ब्लड स्टोर होंगे। और फिर यहाँ जो बायां नीले की मांसपेशियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे। और जब सिकुड़ेंगे बच्चा तो यहाँ से ब्लड पंप करेगा, और पंप करके पूरे शरीर में, पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन वाली रक्त पहुंच जाएगी। तो इस तरीका से हमारा हार्ट फंक्शन करता है। क्या ये बात क्लियर हुआ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कुछ और भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो, जब हार्ट सिकुड़ता है, हार्ट का सिकुड़ना, हार्ट का सिकुड़ना कहने का मतलब है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक। प्रश्न पूछा जाता है कि हार्ट का सिकुड़ना या हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना क्या कहलाता है, तो सिस्टोलिक कहलाता है। और इसी तरीका से पूछा जाता है कि हार्ट का फैलना यानी कि रिलैक्स करना क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे डायस्टोलिक कहलाता है, डायस्टोलिक कहलाता है। तो ये सभी के सभी पॉइंट आपको बच्चा ध्यान रखना है, डायस्टोलिक कहलाता है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि जब हमारा हार्ट सिकुड़ेगा तो ये घटना सिस्टोलिक कहलाएगा, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करेगा यानी फैलेगा, फूलेगा, तो हम उसे कहते हैं डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, ये दोनों के दोनों जो चेंबर थे, दायां आलिंद और बायां आलिंद वाली जो चेंबर है, इसको हम कहते हैं रिसीविंग चेंबर। इसको क्या कहते हैं, रिसीविंग चेंबर। तो यहाँ पर जो रक्त का प्रवाह होता है, यहाँ पर जो रक्त का प्रवाह होता है, देखो ये जो फुफ्फुसीय शिरा है, फुफ्फुसीय शिरा में जो ब्लड का प्रेशर होगा, ये ब्लड का जो प्रेशर होगा वो क्या होंगे बच्चा, ब्लड का प्रेशर लो होगा, ब्लड का प्रेशर लो होगा। यहां भी ध्यान रखो, दायां आलिंद में भी ब्लड का प्रेशर लो होगा, ब्लड प्रेशर लो होंगे, ब्लड प्रेशर लो होगा। क्यों लो होगा, क्योंकि यहां पर देखो, हार्ट से यहां पर आ रहा है
और यहाँ पर जो ब्लड आ रहे हैं वो पूरे ऑर्गन्स से आ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो लो होता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ रिसीव कर रहा है तो आराम आराम से आता है। क्या होता है? आराम आराम से ब्लड आते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या हो रहे हैं? इन दोनों के दोनों को हम कहते हैं पंपिंग चेम्बर। अब जरा सोचो ना बच्चा, कि मोटर मोटर अगर स्टार्ट कर दोगे तो पानी का प्रेशर क्या होता है? अधिक होता है। वो अधिक तेजी से मोटर क्या करता है? पानी को पंप करता है, धक्का देता है। तो ये दोनों के दोनों जो चेंबर है इसको हम कहते हैं पंपिंग चेंबर। और ये पंपिंग जो चेंबर है इसका, इन दोनों के चेंबर का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। इन दोनों चेंबर के जो प्रेशर है बच्चा, वो क्या होगा? तो आप कहेंगे प्रेशर हाई होता है। यानी कि यहाँ से जो गुजरने वाले ब्लड है वो ब्लड का प्रेशर हाई होता है। ब्लड का प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये दोनों के दोनों चेंबर में ब्लड का प्रेशर हाई होगा और इन दोनों के दोनों चेंबर में ब्लड का प्रेशर लो होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट बच्चा क्लियर होगा। ऐसा आपको कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, चलिए अब और भी पॉइंट देखो। ये हमारा राइट आलिंद है ना, ये राइट आलिंद जो है हमारा 2 वोल्ट का करंट भी जनरेट करता है। यहाँ जो दायां आलिंद है, इस दायां आलिंद से बच्चा 2 वोल्ट का 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी बिजली उत्पन्न हो रहा है। और कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का। कभी-कभी आप देखते होंगे कि अचानक आपको लगता है कि हार्ट में दर्द जैसा हो रहा है। अचानक लगता है कि करंट जैसा लगा, वो 2 वोल्ट का करंट है। ठीक है? यहीं पर ध्यान रखिएगा कि दायाँ आलिंद में ही ऐसे नोड का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी के हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं तो यहाँ पर एक ऐसे नोड लगाया जाता है। साइनोएट्रियल साइनोएट्रियल नोड लगाए जाते हैं जिससे जिससे इनका जो हार्ट है पंप कर सके। तो कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसे नोड कहाँ लगाए जाते हैं तो दायां आलिंद में लगाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप लिख लेंगे। देखो, एस ए नोड कहाँ लगते हैं? तो आप कहेंगे दायां आलिंद में लगता है, दायां आलिंद में। और दायां आलिंद जो है ये कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का करंट करंट उत्पन्न करता है। 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न करता है। बात समझ गए? तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपका कंसेप्ट बेहतर बन रहा होगा हमारे साथ जुड़कर। तो आइए बच्चा, ये सारे के सारे जो चीज थे, सारे के सारे हमने हार्ट का फंक्शन पूरी तरीका से समझ लिया। अब किसी भी तरीका से अगर किसी भी हमारे नए स्टूडेंट को समस्या रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना समस्या अवश्य लिख कर सेंड कर देंगे। प्रयास किया जाएगा कि आपकी समस्या को निदान किया जा सके। तो आपको कैसा लगा हार्ट के फंक्शन को समझकर? अगर आपको हार्ट का पूरा फंक्शन समझ में आया बच्चा तो यस लिख कर भेजेंगे। रेड हार्ट का कमेंट आप अवश्य करेंगे। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी बेहतर बेहतर कंसेप्ट पढ़ाने के बेहतर आइडिया को हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से कंसेप्ट को समझाया जा सके और आपके दिमाग में कंसेप्ट को पूरी तरीका से एडजस्ट कर दिया जाए, पूरी तरीका से स्टोर करा दिया जाए। ठीक है, चल, तो ये सारे के सारे पॉइंट को हमने क्लियर कर लिया। देखो, तो आ जाओ बच्चा, अब इसी के इसका पूरा का पूरा चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। आ जाओ। कह रहा है कि हृदय मांसपेशीय अंग है। हृदय कैसा अंग है? मांसपेशीय अंग है। मोटे तौर पर हमारी मुट्ठी की तरह होता है। कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का जैसा होता है, जिसका माप 12x9 सेंटीमीटर का होता है, जो नियमित रूप से सिकुड़ता है और नियमित रूप से क्या होता है? फैलता है और शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को लगातार पंप करता है। तो ये एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन है। इसका औसत वजन नर में बच्चा 300 ग्राम होता है, हमने पढ़ाया आपको, और मादा में लगभग ये 250 ग्राम होते हैं, यानी 200 से 250 ग्राम का होता है। इसका रंग कभी भी पूछा जाए तो लाल भूरा रंग का होता है और इसका आकार जो होता है शंखवाकार होता है। कह रहा है यह दोनों फेफड़ों के बीच होता है। हमने पहले ही बताया कि ये देखो दोनों फेफड़ा, ये लेफ्ट
लंग्स है और ये राइट लंग्स है और लेफ्ट लंग्स में ही क्या है, ये देखो हमारा हार्ट बैठा हुआ है और यहाँ जहाँ पर बैठा हुआ है ऐसे करके सी आकार में बैठा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कार्डियक नोच कहते हैं, कार्डियक नोच कहते हैं। तो कह रहा है कि स्थित होता है ये शरीर के बाईं ओर थोड़ा सा झुका होता है। किधर झुका होता है? बाईं ओर झुका होता है। इसका आधार डायफ्राम पर टिका होता है, यानी ये जो पूरी तरीका से टिका है वो डायफ्राम पर, यानी इसका जो शीर्ष है वो कहाँ पर है, आधार कहाँ पर है, डायफ्राम पर टिका होता है। शीर्ष नीचे की ओर होता है तथा बाएं फेफड़े में थोड़ा सा धंसा हुआ होता है। देखो इसका शीर्ष है और ये बाएं ओर धंसा हुआ है। कह रहा है शीर्ष को समायोजित करने के लिए बाएं फेफड़े में एक गुहा का निर्माण है जिसे हम कहते हैं कार्डियक नोच। अभी हमने कहा कि इसका ये जो सी आकार का ऐसा जो धंसा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक नोच कहते हैं। आज अब अगले पॉइंट पर, हृदय एक सुरक्षात्मक आवरण से घिरा होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, हमने पढ़ाया आपको। यह एक दोहरी परत वाली झिल्ली होती है जो दोनों परतों के बीच में पेरिकार्डियल द्रव से भरे होते हैं, इनर पेरिकार्डियम और आउटर पेरिकार्डियम। हृदय में चार वाल्व, चार कक्ष होते हैं, चार चेंबर होते हैं। दो ऊपरी जिन्हें हम आर्ट्रिया कहते हैं, आर्ट्रियम जो एक वचन है, और दो निचले कक्ष को जिसे हम बायां और दायां निलय कहा जाता है। ये देखो ये हार्ट का लेयर है बच्चा, एंडोकार्डियम है, उसके बाद मीजोकार्डियम, मायोकार्डियम है, एपिकार्डियम है, पेरिकार्डियम है, ये सारे के सारे परत होते हैं, उतना आपको डिटेल नहीं जानना है। रक्त के मिश्रण को रोकने के लिए दो आलिंदों के बीच अंतरा आलिंद पट होता है जिसे हम कहते हैं इंटरट्रियल सेप्टम कहते हैं, सेप्टम इंटर आर्ट्रियम सेप्टम कहते हैं। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दो वेंट्रिकल्स के बीच में मौजूद होता है। हमने बताया है कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसे कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो हमारा राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल यानी राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो दीवार होते हैं उसे हम कहते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम कहते हैं। कह रहा बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में तथा दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व। तो यहाँ देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में वाल्व है जिसको हम ट्राइकस्पिड कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो वाल्व होता है उसे हम बाइकस्पिड कहते हैं। आगे हम बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड का वाल्व देखो, ये है जो बच्चा, इसको हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। देखो इसमें तीन तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा शेप, तो इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं, और यहाँ देखो इसको हम बाइकस्पिड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दो जैसे वाल्व होता है जो एक तरफ से ही खुलता है। वाल्व हमेशा ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से, जरा सोचो कि अगर जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड अगर आया और यहाँ से पंप अगर कर रहा है, प्रेशर लगाएगा, तो बच्चा ब्लड पीछे भी तो जा सकते हैं, फिर आर्ट्रियम में चला जाएगा तो दिक्कत है। तो आर्ट्रियम में ना जाए उसके लिए वाल्व लगे होते हैं। कह रहा है कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में होता है, और बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व मौजूद होता है। ये वाल्व एक तरफा मार्ग प्रदान करता है और रक्त को वापस लौटने से क्या करता है? रोकता है। इसका मतलब है कि ये दोनों वाल्व रक्त को आलिंद से निलय तक जाने देते हैं। हमेशा ये वाल्व क्या करेगा? आलिंद से निलय तक ही जाने देगा। कहता है कि हृदय की दीवारें विशेष तौर पर मांसपेशीय कोशिकाओं से बनी होती है जिन्हें कार्डियक मांसपेशी फाइबर कहा जाता है। यानी जो हमारा हृदय बना हुआ है वो किस मांसपेशियों का बना हुआ है? कार्डियक मांसपेशीय फाइबर का बना होता है। कह रहा है सुपेरियर वेना कावा एक प्रमुख सिरा होता है जो सिर, गर्दन, ऊपरी छाती और भुजाओं से ऑक्सीजन रहित, हमने कहा कि जो सुपीरियर वेना कावा होता है वो हृदय के ऊपर जितने सारे ऑर्गन्स हैं उन सभी से ब्लड रिसीव करता है, यानी ब्लड को लेकर आता है। और निचली जो वेना कावा है, यानी जिसे हम इंफेरियर वेना कावा कहते हैं, जो निचले और मध्य शरीर से ऑक्सीजन रहित यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कहने का मतलब है कि उससे रक्त का प्रवाह होता है। या ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाता है। ठीक है, देखो दाएं आलिंद से कहा जाता है? दाएं नीले में। कौन सा? तो आप कहेंगे CO2 वाली रक्त। फुफ्फुसीय धमनी व इस ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजनीकरण के लिए, यानी उसमें ऑक्सीजन को मिलाने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए वो दाएं वेंट्रिकल से फेफड़ों तक ले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राइट जो वेंट्रिकल है इससे कहाँ जाता है बच्चा? फेफड़ा तक जाता है।
ये सारे चीज हमने आपको पढ़ाया है। कह रहा इसके अलावा फुफ्फुसीय जो सिराएं हैं, फुफ्फुसीय सिरा क्या करता है, तो ये फेफड़ा से राइट लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड को लाता है। क्या करता है, ब्लड को फेफड़ा से लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर आता है। तो फुफ्फुसीय सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ा से बाएं आलिंद तक लाती है। आगे बढ़ जाते हैं, जो आगे बाएं वेंट्रिकल तक जाता है, कहाँ जाता है, बाएं वेंट्रिकल तक जाता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है। वहां से महाधमनी मुख्य धमनी है। महाधमनी क्या है, हमारे शरीर की एरोटा जिसे हम कहते हैं, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा धमनी है, जिसे हम कहते हैं महाधमनी, जो रक्त को बाएं वेंट्रिकल से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाता है। चूंकि नीलय को विभिन्न अंगों में रक्त पंप करना होता है, इसलिए उनकी मांसपेशी की जो दीवारें हैं वो क्या होती है बच्चा, मजबूत होती है, मोटी भी होगी। क्या होगी, मोटी भी होगी और मजबूत भी होगी, क्योंकि उसे पंप करना है, प्रेशर लगाना है। अब है संयुक्त डायस्टोल। संयुक्त डायस्टोल का मतलब क्या है कि इस दौरान हृदय में चारों कक्षों की मांसपेशियां शिथिल होती है। अगर मांसपेशियां अगर शिथिल हो रही है, बच्चा रिलैक्स कर रहा है, तो उसे हम डायस्टोल कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। सिराओं से कम दबाव में हृदय की ओर लौटता है, यानी जो हृदय में प्रवेश कर रहा है ब्लड, उस ब्लड का प्रेशर क्या होता है बच्चा, तो हमने अभी कहा कि दबाव क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, कम होता है। दो आर्ट्रियम में प्रवेश करता है। बड़ी सिराओं जिन्हें सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा कहा जाता है, इससे रक्त दाएं आलिंद में आता है। कहाँ आते हैं, दाया आलिंद में। कह रहा है यह रक्त सिर, शरीर के ऊपरी हिस्सों और शरीर के निचले हिस्सों से आता है। किसकी बात कर रहा है, वेना कावा की बात कर रहा है, जहां ऑक्सीजन का उपयोग हो चुका है, यानी कि अब उसमें किसकी मात्रा अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, और रक्त ऑक्सीजन से मुक्त होता है, यानी ऑक्सीजन रहित होता है। इस प्रकार ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं आलिंद में प्रवेश करते हैं। तो ये था बच्चा हमारा हार्ट, हमारा हृदय। आप समझ गए होंगे कि हृदय किस तरीका से हमारे शरीर में कार्य करता है, क्यों हमारे शरीर के लिए ये ऑर्गन जरूरी है। ये सभी चीजें आपको अच्छे ढंग से कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि बच्चा हमने आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप ध्यान से लेक्चर को देख रहे होंगे, ध्यान से लेक्चर को सुन रहे होंगे, तो आपका कंसेप्ट बेहतर हो गया होगा। आपको अच्छे ढंग से हार्ट का फंक्शन समझ में होगा, किस तरीका से हमारे शरीर में हार्ट वर्क करता है और हार्ट क्यों जरूरी है ये भी समझ में। अगर जरा सोचो कि ब्लड अगर पंप नहीं हुआ तो फिर मृत्यु हो जाएगा। ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होना है, परिवहन करना है। और हर कंपोनेंट का, जैसे न्यूट्रिएंट्स का भी, विटामिन का भी, मिनरल्स का भी, रेस्पिरेटरी जो हमारे गैसेज हैं उनका, यूरिया का, सभी चीज़ों का क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। और ट्रांसपोर्ट कब कब होगा, जब ब्लड को पंप किया जाएगा, तभी हर ऑर्गन्स के पास ब्लड पहुंचते हैं। होपफुली कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको बेहतर लगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो बच्चा लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य कीजिए। और आप अवश्य कमेंट कीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको समझ में आया तो यस कीजिए, समझ में नहीं आया बच्चा तो आप नो कर दीजिए। इससे हमारे और भी मोटिवेट हम होंगे कि आपको और कितना बेहतर ढंग से हम समझा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे बच्चा अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और इस क्लास का रिवीजन अवश्य करें। चलिए फिर मिलते हैं।